व्याकरण का भाग 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य वो आज करवाने जा रही हूँ। मात्राओं के बिना हिंदी को समझना और जानना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मात्राओं से ही शब्द, अक्षर और वाक्यों का निर्माण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्यंजन। व्यंजन से जब स्वर है मिलते, मात्राओं का रूप है धरते, मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, हंसते गाते शोर मचाते, शब्द कहाँ फिर चुप रह पाते, मिलकर सुंदर वाक्य बन जाते। अर्थात जब व्यंजन में स्वर मिलता है तभी वो अक्षर या व्यंजन जो है वो पूरा होता है। उनके पूरे होते ही मात्राएं उनका रूप धरती हैं, फिर मिलजुल कर वे आपस में शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही पूरा पद्य बनता है। और शब्द फिर कहाँ चुप रह पाते हैं और वे एक मिलकर सुंदर वाक्य बनाते हैं। आगे स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े हों तो स्वर अपने मूल रूप से जुड़ते हैं। जैसे ए प्लस न प्लस क बराबर ऐनक। क्या बन गया? ऐनक। अ प्लस ब अब स्वरों को व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही पूरे होते हैं। व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते और स्वर बिना व्यंजनों की सहायता से बोले जा सकते हैं। ये अपने आप में पूर्ण है। अगर अ रहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो स्वर एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जैसे ये क के नीचे हलंत का निशान है, यानी कि ये जो क है वो आधा है, प्लस आ। इसमें हमने आ जो है वो पूरा जोड़ दिया है, तो क्या बन गया? का। ल के पैर के नीचे में हलंत है, प्लस ए इस बराबर ले। यहाँ आ का चिन्ह है और ए का चिन्ह है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं, यानी कि ये उनकी जो मात्रा के है चिन्ह है, ये क्या है? मात्राओं के चिन्ह। स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखो अ प्लस ब, अ अपने आप में एक स्वर है। ब जब हम ब यानी कि यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसमें भी अ सम्मिलित है, तभी ये जो ब है वो पूरा बोला जाता है। इसमें अगर अ शामिल है तभी ये पूरा ब है। इसके पैर के नीचे कोई हलंत का निशान नहीं है, तो इट मीन्स इसका अर्थ ये है कि इसमें अ शामिल है। आगे व्यंजन और स्वरों की मात्राओं का मेल। स्वर मात्रा व्यंजन मात्रा के साथ शब्द। जैसे यहाँ पे अब स्वर दिए हुए हैं, कितने स्वर होते हैं? 11। अ आ ई उ ऊ, ऋषि ए ओ। ये उनकी मात्राएं दी हुई हैं कि किस स्वर की कौन सी मात्रा है। आगे इनके साथ यहाँ पर सारे स्वर लगाए गए हैं और यहाँ पे एक व्यंजन लिया गया है त, वो भी आधा त, क्योंकि इसके पैर के नीचे हलंत है। इसका अर्थ ये है कि ये आधा त है। त के पैर में हलंत प्लस आ, क्या बन गया? ता। त के पैर में हलंत प्लस ई, छोटी ई लगा दी, ती। त के पैर में हलंत प्लस ई इस बराबर ती। इस तरह से ताला, तिनका, तीर, तुम, तुलिका, तृण, तेल, तैरना, तोता, तोलिया। आगे है, ध्यान दें। आ ई ओ व ओ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, क्योंकि ये छोटी है और इसका उच्चारण जो है वो जल्दी से होता है। उ ओ
और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, यानी कि व्यंजन ये होता है ता, कोई भी व्यंजन है न, र, इस तरह से ये जो मात्रा है उनके पैर के नीचे लगती हैं। जैसे ये तुम, तुलिका, री, ये पैर के नीचे। इसी तरह से ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। आगे है ये, इसी तरह से आगे मात्रा है र के पैर के नीचे हलांत प्लस उ, रू। ये रू है, दो प्रकार के हैं, एक ये वाला रू और ये वाला। आगे अ, अंक या अनुस्वार, यह बिंदु के रूप में व्यंजनों से जुड़ता है। जैसे द के पैर में हलंत प्लस अ के ऊपर बिंदी, अंग, न, दंत। ये अलग दंत का वर्ण विच्छेद करके ये बताया गया है कि दंत में कितने स्वर लगते हैं और कितने व्यंजन। जितने भी यहाँ पे व्यंजन होंगे उनके पैर के नीचे हलंत लगेगा, स्वरों के नीचे नहीं लगता, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं और व्यंजन जो हैं वो आधे। जब हम व्यंजनों में से स्वर बाहर निकालते हैं तो वो आधे रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। जब वापस ये स्वर उसी व्यंजन में आ मिलते हैं तो ये व्यंजन जो है वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। आगे है अंग या अनुनासिक, यह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। अनुनासिक स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ रहता है। जैसे दांत, हंसना। आगे है विसर्ग, ये जो निशान है विसर्ग का है। अतः, प्रत्यय, अ कभी अकेला नहीं लिखा जाता। अतः ये जो है विसर्ग का निशान, ये कभी अकेला नहीं लिखा जाता। इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है। आगे इस चिन्ह का जो प्रयोग है अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में वर्णों के ऊपर लगता है। इसका उच्चारण ओ के समान होता है। जैसे बॉल, इंग्लिश का वर्ड है बॉल, मॉल। आगे शब्द, शब्द कैसे बनते हैं? हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर स्वर और स्वरों के साथ व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। कि मैंने पहले भी बताया था कि स्वर और जब व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक पूरे व्यंजन का निर्माण होता है। व्यंजनों से शब्दों से ही अक्षर बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से ही शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और उनका कोई अर्थ निकलना आवश्यक है। अगर मैं कह दूं कि आज मैंने खाना खाया तो ये एक पूर्ण क्रम से अच्छा वाक्य है और इसका अर्थ भी निकल रहा है। ये आप देखो, सू, र और ज से बना है सूरज। सूरज का मतलब होता है, हम सब जानते हैं कि जो हमें रोशनी देता है, हमें धूप देता है, हमें गर्मी देता है, हमें सर्दियों में सर्दी में ये अपनी गर्मी से हमें सर्दी से बचाता है। अगर सूरज को उलट करके लिखा है सूजर तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही रोटी, रोटी, रोटी का अर्थ है कि खाने वाला खाना, रोटी का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से चाय, वाय, चाय का अर्थ होता है कि पीने वाली चाय, और वाय इसका कुछ अर्थ नहीं है, यानी कि वो निरर्थक शब्द है। और जो जैसे रोटी, चाय, सूरज, ये सार्थक शब्द हैं, इनका अपना कोई अर्थ है। आगे वर्णों का ऐसा निश्चित क्रम में जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे शब्द बिना मात्रा के भी होते हैं और मात्रा वाले भी। जैसे बटन, ये बिना मात्रा के हैं और ये मात्रा वाले हैं। चिड़िया, पेड़। बिना वाले मात्रा का भी अर्थ है। जैसे बटन, बटन का अर्थ हो सकता है कमीज पर लगाने वाला बटन या स्विच, जैसे पंखे का बटन। इस तरह से कमल, कमल का अर्थ है फूल या हाथ।
चिड़िया। चिड़िया को शब्द सुनते ही हमारे और दिमाग में एक चित्र सा बने कि चिड़िया शायद उड़ने वाला पक्षी है, पेड़ जो सदैव खड़ा रहता है। इस तरह से र वर्ण का अन्य वर्णों से जुड़ना, वर्ण के ऊपर लगना। जैसे मैं र के 5 प्रकार है, र के 5 रूप हैं। एक इस तरह से सिंपल र, पैर के नीचे र, पदेन, रेफ, इस तरह से होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पहले है र, जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने बाद वाले करण के ऊपर लिखा जाता है। इस तरह से ये सारे र दिए हुए हैं, वर्ण के नीचे लगना। ये पैर में देखिए ट्रक। आगे है वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्दों का वह मेल जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहलाता। जैसे नदी है बहती रहती, इन शब्दों को इन्होंने उलट पुलट आगे पीछे लिखा हुआ है। अगर वहीं हम लिखे कि नदी बहती रहती है तो ये एक सार्थक शब्द है, सार्थक वाक्य है और इसका एक अर्थ भी निकलता है रहती नदी बहती, नदी बहती रहती। इनमें से देखिए तीसरा जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। आगे इस तरह से वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, वैभव जिसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है वो क्या है, उद्देश्य। जो बाकी बच जाता है वो क्या है, विधेय। धन्यवाद।